नार्सिसिस्टिक मदर शब्द बहुत भारी भरकम सा लगता है क्योंकि ये नार्सिसिज्म अंग्रेज़ी शब्द है, इससे शायद हम उतना रिलेट नहीं कर पाते। अगर मैं सिंपली टॉक्सिक बोलूँ तो बहुत सारे लोग समझ जाएंगे क्योंकि नार्सिसिज्म हमने वेस्ट से ही सीखा है, वहीं से सुना है। शायद ये नॉलेज वहाँ से आई है, लेकिन रियलाइजेशन हमारा है कि हमारे घरों के अंदर भी नार्सिसिज्म, टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा क्लेश, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल ही रहा है। इसीलिए जो मैंने पहले वीडियो बनाया था नार्सिसिस्टिक मॉम के ऊपर, वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बहुत लोग रिलेट कर पाए, बहुत लोग इसके वजह से बेहतर महसूस कर रहे थे कि उनके घर के अंदर जो चल रहा है उसे कोई वैलिडेट कर रहा है कि एक सच है, हाँ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो गए। मैं सोच रही थी कि ऐसे कौन लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें मैंने किसी पे डायरेक्ट वार नहीं किया। मैंने ये बताया कि एक माँ क्या क्या चीज़ें करती है घर के अंदर। नाउ दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जिनकी माँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा महान है, बिल्कुल फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर अपने बच्चों को उन्होंने बड़ा किया है, तो उन बच्चों को शायद ऐसा लगे कि एक ऐसी बात बोल रहे माँ तो ऐसे कर नहीं सकती। या फिर वो एक औरत जो खुद माँ है, जो शायद कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रही है अपने बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में कुछ यहाँ वहाँ बातें कर रही हैं, या वो खुद इतनी मैच्योर नहीं है और अपने पैटर्न्स अगर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और कोई उसको आपको एहसास करा रहा है कि ऐसी ऐसी गलतियां हैं, तो इंसान बहुत ऑफेंड हो जाता है। वो ऐसे बड़े हेट्रेड भरे कमेंट लिख के गए, वो तादाद कम थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको समझा कि हाँ नार्सिसिज्म इज़ रियल और हमारे घरों में है और मदर में होना पॉसिबल है। हमारे देश में हम माँ के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं पाते क्योंकि माँ को हमने भगवान का दर्जा दिया है, वो ही हमको दुनिया में लाती है, माँ जिंदगी देती है, तो वो देवी है, तो माँ के खिलाफ कुछ मत बोलो। लोगों के कमेंट से मैंने ये समझा कि माँ के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, माँ के लिए कहा तो बहुत बुरा लगा, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि माँ तो बहुत महान है, माँ तो त्याग की देवी है, माँ तो सैक्रिफाइस कर देगी, माँ से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। और हकीकत में हमारे यहाँ पे, हमारी इंडियन सोसाइटी में माँ को कोई कुछ समझता नहीं है, कोई भी उठा के कुछ भी बोल के चला जाता है, माँ की कद्र बिल्कुल नहीं है। वो जो औरत माँ है वो बहू भी थी, पत्नी भी, बहन भी, बेटी भी, किसी ने उसकी कद्र नहीं समझी, बच्चे भी नहीं समझते। लेकिन मदर्स डे पे बड़े अच्छे कोट्स लिखना हमको मज़ेदार चीज़ लगती है। माँ की कद्र नहीं है पर माँ के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि माँ की परफॉर्मेंस जो है वो उसी तरह चलनी चाहिए कि माँ महान है। अगर हम माँ को उस पेडेस्टल से नीचे उतार कर देखेंगे और समझेंगे कि वो इंसान है, वो गलती भी कर सकती है, वो मैनिपुलेट भी कर सकती है, वो टॉक्सिक भी हो सकती है और हाँ वो नार्सिसिस्टिक भी हो सकती है, तो हम अपनी घर में होती हुई चीज़ों को अच्छे से आँख खोल के रिकग्नाइज कर पाएंगे। क्योंकि उस वीडियो से बहुत लोगों ने रिलेट किया, तो आज मैं एक और वीडियो लाई हूँ, कुछ ऐसे हिडन साइंस जो मैंने उस वीडियो में मेंशन नहीं किए थे और ज़्यादा लोग मेंशन करते भी नहीं है, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद बता रही हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि आपने जो अपने मदर में ऐसे ऐसे साइंस देखे हों वो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ ये चीज़ें हैं, आपने भी ऑब्जर्व की हैं और ये बिल्कुल सही है, लेकिन इतने लाइमलाइट में नहीं आते ये पॉइंट्स। लेडीज़ के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर, बेटियों के ऊपर, विमेन के ऊपर मदर का नार्सिसिस्टिक होना डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। मैं एकदम जनरलाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट बेटे कंपैरेटिवली कम इफेक्टेड है मदर के नार्सिसिज्म से, बेटियां बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। बिकॉज जो डॉटर्स की लिनेज है, जैसे आपकी नानी है, फिर आपकी माँ है, आप हैं, आपकी बेटी, आप इसमें देखोगे क्योंकि हम उसी सेम थ्रेड से आ रहे हैं, तो वो जनरेशनल ट्रॉमा हम सब कैरी कर रहे हैं। अगर नानी परेशान थी, दुखी थी, तो वो मदर में आए हैं साइंस और वो आपके अंदर भी आए, वो ट्रॉमास नेचुरली ट्रांसफर हुए हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में दुखी है, एक इंसान जो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो बिल्कुल अंधेरे में है, उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, वो अपने आप को खोज नहीं पा रहा, परेशान है, ज़िंदगी अगला दिन देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, सांस
अंदर नहीं आती, पूरी तरह से घुटन में भरा हुआ है, उसको कोई ये बता दे कि ये रीज़न है, तो वो शायद ज़िंदगी जीने के काबिल हो जाए। लोगों की हालत बहुत ख़राब है, बुरे ट्रॉमास हैं। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो हमको ना थैंक्स करना होता है अपने पेरेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनको स्पीच देने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले वो थैंक्स करते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। और जब हम ज़िंदगी में फेल होते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते, तो क्या ये बीड़ा भी माँ बाप का नहीं है? क्या उनको नहीं उठाना चाहिए कि हमारी गलतियों की वजह से आज बच्चा जहाँ पे है वो है? सक्सेसफुल है तो माँ बाप के खाते में कुछ नहीं कर पाया, तो उसकी नाकामयाबी। ये चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसलिए ऐसे वीडियोस बनाने ज़रूरी है और मैं बनाती रहूँगी। जो ऑफेंड हो रहे हैं प्लीज़ आप देखो ही मत। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी देवी जैसी माँ है तो प्लीज़ मत देखो, और अगर आप खुद ऐसी माँ हो जो ये गलतियाँ कर रहे हो, तो मुझे पलटकर गलत बोलने से अच्छा ये है कि एक बार अपने अंदर का आईना झांक कर देखो कि आप इन गलतियों को बदल सकते हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बदल सकते हो, अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आओ, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को रियलाइज़ कर लो। तो कुछ ऐसे हिडन साइंस की बात करते हैं। प्लीज़ भगवान और देवी के दर्जे से उतार कर देखना, उस माँ को इंसान समझ के देखना कि हाँ वो ऐसी चीज़ें कर सकती है। ऐसी जो मदर्स हैं, नार्सिसिस्टिक में बार बार नहीं बोलती, टॉक्सिक कह लेते हैं, आप नोटिस करोगे अगर आपके घर में एक ऐसी मदर है, अंदर खाने जो चीज़ें हो रही हैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। मैं कहूँगी वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ऐसे करके हम देख सकते हैं। ये बाहर वाली दुनिया में एकदम परफेक्ट मॉम है। आपके दोस्त ये समझते हैं कि आपकी माँ तो बहुत कमाल की है, आपकी रिश्तेदारी में सबको ऐसे लगता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी माँ है, जैसे ये करती है हम कर ही नहीं पाते, जिस तरह से ये बच्चों को पढ़ा रही है, पूरी डिवोटेड है, वो एक परफेक्ट माँ है। अड़ोस पड़ोस में सबको ये लगता है कि इस माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बहुत परफेक्ट है। ऐसी इमेज बनाई गई है कि जो परवरिश ये वाली मदर अपने बच्चों को दे रही है कोई और दे ही नहीं सकता, इनकी परवरिश स्पेशल है। और आप भी उसमें साथ देते हो, क्योंकि छोटे बच्चे को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि ये मदर परफेक्ट है, अरे इसकी जैसी तो कोई माँ नहीं, बहुत अच्छी माँ, और वो बड़े खुश होकर उस कॉम्प्लीमेंट को लेती है। अंदर ही अंदर आपको तो हकीकत पता है, असलियत पता है। तो ये बाहर की दुनिया की इमेज उस मदर ने अपनी बनाई है कि वो एक बहुत परफेक्ट मॉम है, लेकिन अंदर ही अंदर वही माँ आपके लिए इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, हर वक्त आपको नेगेटिव फीडबैक देती है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपकी लुक्स को लेके कमी निकालती कि ये देखो ये कैसे हो गए तुम्हारे हाथ कैसे मोटे मोटे से हो गए हैं, ये देखो हाइट ही नहीं बढ़ी तुम्हारी, बाल कैसे एकदम सर पे एकदम झाड़ू से लग रहे हैं, एक तो पता नहीं इसका रंग किस पे चला गया है, मैं और पापा दोनों गोरे। वो इतनी क्रिटिकल है कि आपको आपकी लुक्स के लिए भी नहीं छोड़ती, और ऐसा करते हुए आपको फिजिकली, वर्बली, इमोशनली किसी भी तरह से अब्यूज़ भी ज़रूर करती है। पढ़ाई में कम नंबर आने पे एकदम नालायक हो, पता नहीं मैंने जम के एक एक नालायक को पैदा किया है, भगवान ने मुझे सारे नालायक बच्चे घर में दे दिए, किसी काम के नहीं हो। हर वक्त गलत बोलना, बहुत क्रिटिकल। आप जो भी करो, खेलने में अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो ये ताना मिलेगा कि बस ये करवा लो इनसे, पढ़ाई में इनका ध्यान नहीं है, लगे पड़े क्रिकेट खेल रहे हैं, लगे हुए पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुमको पेंटिंग करने के लिए तुम सुबह 5 बजे उठ जाते हो, खेलने जाने के लिए तुम 5 बजे उठ जाते हो, पढ़ाई के लिए ऑलवेज क्रिटिकल। आपने सुना होगा कि इतना क्रिटिकल है, और गाली गलौच होता है, हाथ उठाते हैं, बुरी तरह से भी पीटते हैं। और किसी ने ये लिखा था कि माँ बाप के गुस्से में बड़ा प्यार है, माँ बाप की मार में बड़ा प्यार है। तो हम प्यार को प्यार की तरह क्यों नहीं दिखाते? क्या हम प्यार को ऐसे नहीं दिखा सकते कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है, मेरे बेटे तुम्हारे दुख के साथ मुझे दुख होता है, मेरी बच्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, उसको हग करके, उसको अपने पास बुला के, उसके बालों को सहला के, उसके सिर पे हाथ रख के ये कहा जाए कि उसे प्यार करते हैं। ये कौन सा प्यार है जिसमें चांटे मारे जाते हैं, डंडों से पीटते हैं, बच्चों को जूतों से मारते हैं, बहुत बहुत बुरी तरह से बच्चों की पिटाई होती है? ये कैसा प्यार है? वो बच्चे पे छोड़ दिया, इसको डिकोड करो। माँ बाप चिल्ला रहे हैं, गंदी तरह से बोल रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, समझो प्यार है। अरे वो छोटा 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 साल का बच्चा इसको नहीं समझ सकता। प्यार को प्यार की तरह दिखाओ, ये मार के डांट के कौन सा प्यार है? और बच्चे समझें कि माँ बाप की डांट में प्यार छुपा हुआ है, ये तो हमको समझना है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई फाइंड कि ये बहुत अजीब सी चीज़ है। अब ये फिजिकल वर्बल अब्यूज़ जो मैं कह रही हूँ, उसके अलावा ये वाली जो मदर्स हैं, और ये मुझे आप लोग बताएंगे जिनके पास एक नार्सिसिस्टिक मॉम है, एक टॉक्सिक मॉम है जो मैनिपुलेटिव है,
आपके ऊपर बहुत एहसान चढ़ाया जाता है, हर चीज का, हर एक बात का। खाना भी बना के दिया तो एहसान है, आपको थोड़ा पढ़ा दिया तो एहसान है, आपको स्कूल भेज रहे हैं तो एहसान है, आपको जन्म देने का एहसान है, तुम्हें पैदा किया माँ बाप ने, इस बात का एहसान मत भूलना। मैं सुबह उठती हूँ, तुम्हारा टिफिन पैक करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारी यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ, मैं तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, मैं तुम्हारे को जो कर रही हूं इसका बहुत बड़ा एहसान है। अगर हम एक्चुअली देखें तो बच्चों को दुनिया में लाना बच्चों की चॉइस थी कि पेरेंट्स की थी, और अगर वो मिस्टेक से भी आए हैं तो भी किसकी मिस्टेक है? बच्चा दुनिया में आया है माँ बाप की या तो चॉइस या मिस्टेक, जिस भी वजह से। आप जानते हो, आप लोग सब बायोलॉजी समझते हो कि किस तरह बच्चा दुनिया में आया। उस पर एहसान किस बात का? उस बच्चे ने आकर आपको माँ बाप बनाया, एहसान तो आपके ऊपर है। आपको वो सुख दिया कि आप अपनी चाइल्डहुड को फिर से जी सको, आप देख सको, क्योंकि अपना बचपन हमको याद नहीं रहता। बच्चा दुनिया में आता है तो हमको याद, ये समझ में आता है कि हमने भी ऐसे ही किया होगा, हम भी रात को जागे होंगे, ऐसे चलना शुरू किया होगा, ऐसे बोलना शुरू किया होगा। भगवान ने हमको अगर ये रिप्रोडक्शन वाला एक सुख दिया है तो वो इसलिए दिया है कि हम देख सकें अपने चाइल्डहुड को। वो एक हिस्सा जो हम नहीं रियली रिकॉग्नाइज कर पाते, याद रख पाते, उसको हमें नहीं पता होता, वो हम अपने बच्चे के थ्रू जीते हैं उस फेज को। बाकी तो हमको सब याद ही रहता है। उस बच्चे ने आप पे एहसान किया, आपने एहसान नहीं। लेकिन इन बच्चों के ऊपर जिनकी मदर टॉक्सिक मॉम है, बहुत परवरिश का एहसान होता है। तुम्हें महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे जबकि हमारे पास इतनी फीस नहीं है। तुम्हारे लिए तो हमने अपनी जिंदगी गलाई है, तुम्हारे लिए हमने अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं, तुम्हारे लिए पेट काट काट के कर रहे हैं। हर वक्त वो बच्चे एहसान में है, और इस एहसान से आता है गिल्ट। वो बच्चे बड़े होकर इतने गिल्टी रहते क्योंकि उन पे इतना लादा गया है वो बैगेज माँ बाप के एहसान का। कहाँ जाके उतारेंगे बच्चे? स्कूल की फीस कैसे, बच्चे कितना कैश दे देंगे? क्योंकि इतने सालों का इंटरेस्ट है कि माँ बाप को 12वीं तक जो पढ़ाया, स्कूल की, कॉलेज की, कोर्स जो कराए, उसका एहसान है। हर रोज सुबह उठ के उनको तैयार किया, उनको खाना खिलाया, उसका एहसान है। कहते हैं ना, माँ बाप का एहसान नहीं उतार सकते। देयर इज नो एहसान। आपकी चॉइस थी बच्चे को दुनिया में लाना, आप चूज करते नहीं लाते। आजकल बहुत समझदार कपल्स है, वो चूजिंग नॉट टू बी पेरेंट्स, उनको वो ट्रॉमा ट्रांसफर ही नहीं करना। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे कपल्स को, ऐसी मदर्स को हु कैन बिकम मदर्स बट हु हैव चोजन नॉट टू बी। क्योंकि एक वक्त में उन्होंने रियलाइज किया कि शायद मुझे नहीं बनना मदर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है ये चूज करना। एंड हैट्स ऑफ सल्यूट टू द लेडीज हु हैव चोजन नॉट टू हैव मेनी चिल्ड्रन। आप बच्चे पैदा करते हो और फिर आप उनकी जिंदगी खराब कर देते हो, वो बड़े होकर एक लूप में घूमते रहते हैं, अकेले हैं, डार्कनेस में हैं। उससे अच्छा ये है कि आपने पैदा ही नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक ऐसी चीज आपको बताती हूँ, ऐसी टॉक्सिक मॉम्स के बारे में जो बहुत हाईलाइटेड नहीं है। ये जो मदर्स हैं, ये अपने बच्चों को यूज करती हैं एज हर ओन इमोशनल सपोर्ट। हमारा इमोशनल सपोर्ट जनरली उन लोगों के साथ होता है जो हमको समझ सकते हैं, हमारे हम उम्र होते हैं, सहेली हो सकती है। वैसे तो हमारा इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए हमारा पार्टनर, एक औरत का हस्बैंड। बट ये लेडीज हमेशा अपने बच्चों को अपना इमोशनल सपोर्ट समझती है। मैंने पैदा किए, मेरे हैं, इनको तो मैं बताऊंगी, ये मेरे दोस्त हैं, यही है मेरी दुनिया है, मैंने इनको पैदा किया है। ये अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स इन बच्चों के साथ शेयर करती हैं, वेरी इंटीमेट डिटेल्स। पिता के बारे में हर बात, तुम्हारे पापा ने ऐसे किया, तुम्हारे पापा ऐसे कर रहे थे, तुम्हारे पापा देखो मुझे सुबह क्या बोल के गए हैं, देखो इनका काम ही यही है। हमेशा फादर के अगेंस्ट ही बोलती है। आप सुनना यही कि ये हमेशा आपको आपके पिता के अगेंस्ट ही चीजें बता रही होंगी, बचपन से लेके अब तक। तुम्हारे फादर प्रेजेंट नहीं थे, तुम्हारी दादी ने ऐसे कहा तो तुम्हारे पापा ने ये नहीं किया, मुझ पे हाथ उठा दिया, मुझे ऐसे किया, मैं अकेली थी। मगर एट द सेम टाइम आप कुछ नहीं बोल सकते फादर के अगेंस्ट। वैसे ये ऐसे दिखाएंगे कि हम तो एक यूनिट हैं, मगर आपके अंदर सारी रिलेशनशिप की पर्सनल डिटेल, नॉट जस्ट फादर, आपकी बुआ के बारे में, आपकी दादी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी लाइफ की सब चीज़ें ये आपको बताएंगी। लेकिन अगर आप ये बातें बताओगे अपनी लाइफ की तो एकदम क्रिटिकल हो जाएंगी। आप नहीं बता सकते कि दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये आपको सब चीज़ें बताएंगी कि उनकी बहन ने क्या ऐसा किया, तुम्हारी मामी ऐसे कर रही थी, तुम्हारी मासी ने ये कहा, नाना नानी कितने खराब पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया। लेकिन तुमको हक नहीं है ये बोलने का। आपने कुछ बात बोली तो क्रिटिकल हो जाएंगे, लेकिन अपनी लाइफ की सारी डिटेल्स, बिकॉज बच्चे इमोशनल सपोर्ट है, वो ये नहीं समझ पाते
पाती कि एक छोटा बच्चा जो शायद 7-8 साल का है, 10 का है, मैं कहती हूँ 15 का भी है, 15 साल का बच्चा एक 35 से 40 साल की माँ के इश्यूज कैसे समझेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। वो अपने टीन से गुजर रहे होते हैं, उनमें वैसे ही इतने फिजिकल इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि उनका माइंड केपेबल नहीं है, लेकिन ये मदर्स उन पे इमोशनल डंप करती हैं, सब कुछ बता दी, क्योंकि इनको इन्होंने पैदा किया है, ये बच्चों को वो ओन करती हैं। तो वो बच्चे जो बचपन से माँ का इमोशनल सपोर्ट बने हुए, वो कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाते, उनके इतने इश्यूज होते हैं, दे डील विद अ लॉट ऑफ अदर ट्रॉमेटिक इश्यूज इन देयर लाइफ। क्योंकि ये मदर्स बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, इनकी नीड्स, इनकी पेन, इनकी प्रॉब्लम, इनकी चीज़ें तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। बच्चे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे अगर अपने इश्यूज लाएंगे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, स्पेशली प्री टीन्स, टीन्स में, तो दोस्तों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर एक दोस्त ने बात करना बंद करके किसी और से दोस्ती कर ली, ये बहुत हर्ट होते हैं। टीचर ने स्कूल में ह्यूमिलिएट कर दिया, इनको नहीं अच्छा लगता। इन बच्चों के अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो वहां बता नहीं सकते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अव्वल तो वो सुनेंगे ही नहीं, आपको ही बोल देंगे कि तुम पागल हो, कैसे हो, तुमको तो हमने इतना स्ट्रांग बनाया है, तुम रो क्यों रहे हो? रोना भी अलाउड नहीं है। इन बच्चों की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मदर की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। शी इज सो सेल्फ सेंटर्ड। आप एक चीज मुझे बताना, मैं गर्ल्स ही सोच रही हूँ कि वो देख रही, बिकॉज अगेन मैं फिर बोलूंगी कि गर्ल चाइल्ड इज ऑलवेज मोर इम्पैक्टेड बाय नार्सिसिस्टिक मदर। तो ये मदर्स जो थी, इनके हमेशा ना हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। अगर आपकी मॉम ऐसी ही रही हैं तो आप नोटिस करना, कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। हमेशा घुटनों में दर्द होगा या कोई कमर में दर्द होगा। इनको बहुत कम उम्र में बहुत सारे, मेरा पेट हमेशा ही खराब रहता है, स्टमक इश्यूज बहुत होंगे। इनको बहुत जल्दी कुछ डायबिटिक प्रॉब्लम, कुछ बीपी का प्रॉब्लम, हाय मेरा तो जी गिर रहा है, हाय मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये बच्चे बचपन से उनको संभाल रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ कभी ठीक थी ही नहीं। कुछ ना कुछ इश्यू हमेशा चल रहा था, जिस वजह से इन बच्चों ने उनकी जिम्मेदारी उठाई है। क्योंकि अब लड़कियों को जल्दी से फिर खाना बनाना सीखना पड़ता है, क्योंकि माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है, बहुत सिर में दर्द रहता है, बहुत दिक्कत रहती है। इनकी बहुत यंग एज से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। ये वैसी मदर बिल्कुल नहीं होंगी जो बहुत फिट रहती हैं, अपना ध्यान रखती है, वॉक पे जा रही हैं, वेट बिल्कुल ज्यादा नहीं है, शी इज फाइन, अपनी लाइफ में खुश है ना। इनके हमेशा हेल्थ इश्यूज होंगे, और ये हमेशा वो गिनवाती भी रहेंगी, सुनाती भी रहेंगी, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ है, और आप उनको सूद करते रहोगे, घुटनों में बाम लगाते रहोगे, कमर पे बाम लगाओगे, उनका बीपी चेक करवाओगे, उनकी शुगर टेस्ट होगी, उनके लिए कुछ बना के दोगे। यू विल ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ देम। इट इज़ ऑलवेज अबाउट हर, इट इज़ नेवर अबाउट यू। आपके इश्यूज, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका कुछ दर्द है, अगर आपको कोई दर्द है, सपोज आपको सर में दर्द हो गया, आप पीरियड्स पे हो, पेट में दर्द है, तो आपको पता है क्या बोला जाता है? प्लीज वैलिडेट करना कि हाँ ऐसा हुआ है। पता नहीं इनको अलग ही क्या दर्द है, अलग ही ड्रामे लगाए हुए हैं इन्होंने। हमें भी ये सब हुआ था, हमें तो कभी दिक्कत नहीं हुई, हमें तो कभी दर्द नहीं हुआ, हमें भी पीरियड्स हुए थे। बड़ी नाजुक लड़कियां आजकल की। अगर आप कहोगे आज कमर में दर्द है, आज साइकिल चला के आए, हाँ भाई बुढ़ापा आ गया है, माँ बाप से पहले तुम हो जाओ ना बीमार। हाँ हाँ तुम्हारी तो टांगों में दर्द होगा भाई, तुम बुढ़े हो, तुम्हें ये दिक्कत है, हाँ हाँ हो जाओ। आपका दर्द कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ बहुत बड़ी होगी हर स्टेज में। जब आप बचपन में थे तब भी उन्हीं की तकलीफ बड़ी थी, जब आप मिडिल एज में हो तब भी उनकी तकलीफ बड़ी है, उनकी तकलीफ हमेशा बड़ी है। अब जो नार्सिसिस्टिक मदर्स हैं, टॉक्सिक मैनिपुलेटिव मदर हैं, उनकी कंपैरिजन की बहुत आदत होती है, अपने ही बच्चों में कंपैरिजन। वैसे तो कजन से भी करते हैं, पड़ोसी से भी करते हैं। कंपैरिजन आपने बहुत फेस किए होंगे अपनी लाइफ में। कंपैरिजन सिबलिंग्स के बीच में जब करते हैं तो भाई बहनों की आपस में नहीं बनती। जो ऐसी मदर्स की बेटियां हैं, अगर 2 बेटियां हैं तो उनकी आपस में कभी नहीं बनेगी, बिकॉज इतना कंपैरिजन हुआ है, दे डोंट लाइक ईच अदर। भाई से भी नहीं बनती। मैं कहूंगी कि सिबलिंग्स के बीच में रिश्ता नहीं अच्छा हो पाता, क्योंकि इतना कंपेयर किया गया है। उसके नंबर देखो, उसके वो देखो, उसके चाल चलन देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उसका ये देखो, तुम वैसे नहीं कर रहे। अब होता क्या है कि बड़े वाले जो बच्चा है, बेटी है, उसको अलाउड नहीं है, बेटी बेटा जो भी है, उसको चीज़ें अलाउड नहीं है। फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उसके साथ एक ट्रीटमेंट अलग होता है, इसमें मैं डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ। जो पहला बच्चा है उसके क्या प्रॉब्लम्स है। छोटे वाले को वो सब अलाउड है, उसको बर्थडे पे जाना, पार्टी करना, घूमना फिरना, मूवी देखना। बड़े को नहीं किया, तो वैसे ही परवरिश में बड़ा फर्क आ गया। अब उनमें कंपेरिजन भी हो रहा है। वो तो बड़ी अच्छी थी, ऐसे नहीं करती थी,
तुम ये करते थे। भाई बहनों के मन में आपस में ही एक दूसरे को लेके इतनी नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती है कि बड़े होके फिर उनकी बनती नहीं है बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। और फिर ये बच्चे खुद को भी कंपेयर करते रहते हैं ज़िंदगी भर दूसरों से, और ये जहाँ कंपैरिजन करेंगे अपने आप को कम ही समझते हैं, इनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये बढ़िया कर रहे हैं। जेलसी डाली जाती है डॉटर्स में। जो दो बहनें ऐसे टॉक्सिक फैमिली से आती हैं उनके बीच में जेलसी फैक्टर बहुत होगा। एक दूसरे की लुक्स को देख के जलेंगी, एक दूसरे के हस्बैंड को देख के जलेंगी, एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटस को देख के जलेंगी, जॉब करियर सबको लेके जेलसी होगी। प्योर बॉन्ड नहीं होगा। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, सिस्टर बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, वैसी रियल में नहीं होगी। ये सिस्टर सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है, अंदर एक दूसरे से बहुत जलती हैं। लॉट ऑफ जेलसी बिकॉज ऑफ द कंपेरिजन। नाउ आप कितना भी कोशिश कर लो मैच्योर होने की, कितनी भी कोशिश कर लो इन चीज़ों को समझने की, जो बचपन से कुछ कांटे बोए जाते हैं ना ज़िंदगी में भाई बहनों के बीच में, ये कंपैरिजन वाला क्रिटिकल बहुत जब हो जाते हैं, तो बड़े होके आप इनसे डील करते ही करते हो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन ही जाते हैं। आप कुछ भी करो। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ नार्सिसिस्टिक मदर की, तो यहाँ पे एक दूसरा पेरेंट भी है, देयर इज़ अ फादर ऑल्सो। अब आई नो कुछ फैमिलीज ऐसी है जहाँ फादर भी नार्सिसिस्टिक ही निकले। टॉक्सिक फैमिली में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत एक पेरेंट बहुत सपोर्ट करता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि फादर का दिल कभी पिघल जाए बेटियों के लिए, या फादर को ऐसा लगे कि अरे बेचारी बच्ची स्ट्रगल कर रही है या बच्ची का दर्द दिखे, तो ये मदर फादर को भी मैनिपुलेट करती हैं उनके अगेंस्ट। सबसे कॉमन चीज़ ये है, मेरा तो कभी दर्द नहीं दिखा आपको, हाँ आज बच्चियों के लिए बड़ा दिल निकला आपका, मेरे लिए तो आपने कभी नहीं सोचा, मेरे को ऐसा हुआ तो आपने कभी नहीं सोचा। हाँ, वो वहाँ पे फादर ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद करते, क्योंकि कैसे बोले। अब वो जब ये कह रही है, जबकि बेटियों के साथ रिश्ता अलग है, उसको आपने इतनी सी देखा था। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मैच्योर होने के बाद, बड़े होने के बाद बनता है। बच्चों के लिए दिल अलग धड़कता है क्योंकि उनकी हमने बहुत छोटी सी जिंदगी देखी होती है, बाय बर्थ हम उनके साथ होते हैं। बट फादर को भी मैनिपुलेट किया जाता है अगर एक बेटी माँ को पसंद नहीं है, बिकॉज इन मदर्स के अंदर बच्चियों को लेके भी बहुत जेलसी है। वो जेलस होती है अपनी बेटी को देखकर भी। अगर लड़की सुंदर है, माँ से ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर गई है, माँ सिर्फ ग्रेजुएट थी, बेटी ने मास्टर्स कर लिया, माँ टीचर नहीं बन पाई, उसने बीएड कर लिया, वो खुश नहीं होती। उनके अंदर जेलसी बेटी को लेके भी है। अब जिस बेटी से उनको नहीं अच्छा लग रहा और दूसरी कहीं उनके जैसी ही है, बहुत नहीं तरक्की कर रही, तो फादर को भड़काएंगी उसके लिए। एक फेवरेट बच्चा हो जाता है ना, जो अच्छा कर रहा है, जो थोड़ा सादतमंद है, जो बच्ची सबका कहना मान रही है, ओबीडियंट है, सब बातें यूज करती है, तो फादर के अगर वो फेवरेट है तो उनको भड़काती हैं। वो वहां भी मैनिपुलेट करती है कि फादर का साथ भी नहीं मिले। ट्रायंगुलेशन बोलते हैं इसको, चाहे वो दूसरे भाई के साथ, बच्चों के बीच में। शी ट्राइज टू मैनिपुलेट कि जो मुझे पसंद नहीं है, दैट कम्स फ्रॉम शेयर जेलसी। आप अपने ही बच्चे से जेलस हो रहे हो। तो ये वाले तो कमेंट्स मुझे कितने लोगों ने लिखे कि मेरी मदर मुझसे जेलस होती है, क्योंकि जब बच्ची जवान हो रही होती है तो माँ की उम्र ढल रही होती है। अरे रीलिव दैट टाइम। हर उम्र की एक खूबसूरती। मुझे एक्चुअली बिल्कुल ये समझ नहीं आता कि सिर्फ यंग एज को खूबसूरत क्यों बताते हैं हम, क्यों बाकी एज में जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे विजडम आती है, खूबसूरती यहाँ बढ़ती जाती है, लाइफ ऐसे अनफोल्ड होने लगती है, बहुत कुछ समझ में आता है। हमने खूबसूरती सिर्फ यूथ तक लिमिट क्यों कर दी है? क्यों खूबसूरत नहीं लगते वो लोग जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनके रिंकल्स इतने खूबसूरत लगते हैं, जिनकी बालों में चांदी चमकती है, हम उनको खूबसूरत क्यों नहीं समझते? हम खूबसूरती वहां लिमिट ना करके उसको आगे तक ले जाएं तो ये बहुत सारे जो जेलसी फैक्टर्स हैं ये कम भी हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है कि आपने जब भी अपनी चीजों को लेके, बच्चे कोशिश करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी, तो आपको कहा गया होगा कि बहुत ड्रामे करते हो, आपके ऊपर ब्लेम डाला गया होगा कि आप बहुत ड्रामेटिक हो और बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, आपको दूसरे का दर्द नहीं दिखता। मतलब सपोज ये पीरियड पेन वाली बात है, अगर आपने ये वाला बता दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, मम्मी उठा नहीं जा रहा, पेट में बहुत, ड्रामे कर रहे हैं, देखो कैसे ड्रामे कर रहे हैं, कितने ड्रामे करते हो तुम लोग, कितने कैसे हो तुम, हमारे बारे में नहीं सोचते, ये नहीं करते।
आपको हमेशा ब्लेम किया गया आपकी प्रॉब्लम के लिए, और बड़े होने के बाद जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, जब ये चीज़ें समझ में आ रही, बचपन में तो आती नहीं है, वो भी आप इसीलिए कर रहे हो कि अभी आप जिस स्पेस में हो वहाँ पे अगर आप ये बोलते हो कि आपकी वजह से, तो वो उस ब्लेम को खुद पे नहीं लेंगे, वो आप पे डालेंगे कि आप अपनी वजह से यहाँ पे हो, आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं थे, आप निकम्मे थे, आप नालायक थे, आप बेवकूफ़ थे, आप गधे थे, दिमाग ही नहीं था, वो आपकी वजह से। तो ब्लेम हमेशा आप पे ही डाला गया है। आपने जब भी कुछ भी बोला है, आपने जब भी कहीं भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, अपना फिजिकल पेन बताने की, इमोशनल पेन बताने की, आपके ऊपर ही ब्लेम आया है, आपको ही ओवर ड्रामेटिक बताया गया है। तो आई थिंक अब जो आपकी प्रॉब्लम्स है, इसको आपको खुद तक लिमिट करना होगा, आगे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि ये समझ जाएंगे, हम इनको समझा सकेंगे, एक वक्त आएगा जब वो अग्री करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो कभी अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो मॉम्स हैं ये हमेशा विक्टिम्स होती हैं अपनी सिचुएशन की। ये हमेशा आपको ऐसे ही दिखेंगे कि इन्हीं पे ही सारे अत्याचार हुए हैं, इनके पति ने भी अत्याचार किए, इनके सासू माँ ने भी किए, इनके खुद के पेरेंट्स ने भी किए, इनके भाई बहन ने भी किए, आपकी बुआ ने भी किए, और अब आप भी माँ पे अत्याचार ही करें। दे आर ऑलवेज विक्टिम। इनके साथ जिंदगी ज़्यादा डिफिकल्ट रही है, बाकी लोगों की तो बड़ी आसान जिंदगी होती है, बाकी लोगों का दर्द इनको कभी नहीं दिखा। हमेशा यही विक्टिम का एकदम हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, विक्टिम्स यही होती हैं कि बेचारी हमेशा लाचार की, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इन्हीं के साथ ज़्यादा है, फाइनेंशियल भी इन्हीं के साथ ज़्यादा है, अरे नहीं मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ है, मेरे साथ लाइफ ज़्यादा अनफेयर है। इनको किसी और का दर्द नहीं दिखता। जब अपने बच्चों का नहीं दिखता तो और किसी का नहीं दिखता, और किसी का तो कहाँ से ही दिखेगा। अच्छा, तो बिल्कुल लास्ट में एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो जिनकी एक्चुअली मदर्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाली हैं वो ही रिलेट कर पाएंगे। आप नोटिस करना, ये वाली फीमेल्स जिनमें काफ़ी हद तक नार्सिसिज्म है, टॉक्सिसिटी है, ये हमेशा दूसरी फीमेल्स से जेलस मिलेंगी। बेटी से जेलसी तो मैंने आपको बताई, लेकिन उसके अलावा नोटिस करना अपनी खुद की सहेलियों से, अपनी किटी मेंबर्स से, अपनी ननंदों से, अपनी खुद की बहनों से, अड़ोसनों पड़ोसनों, आपकी टीचर, ये सबसे जेलस होंगी। वो आपको कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली ऑफ कोर्स वो बोलेंगे नहीं कि मैं जेलस हूँ, आपको पता चलेगा जब वो उनको जज कर रही होंगी। इसको देखो, ये देखो, ये तो अपने ससुराल वालों के साथ रहती भी नहीं, कुछ नहीं समझती, अपनी सास को, अपने पति को ऐसे ऐसे मुट्ठी में रखा हुआ है। ये उसको बोलेंगी घर इतना गंदा रखती है, ये देख, आप आए हो, किसी के घर गए हो, उन्होंने आपको अटेंड की, घर कितना गंदा रखा हुआ है, कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं धोती, तेरी मौसी तो बिल्कुल ऐसी है, पता है पूजा पाठ में लगी रहती है, तेरे मौसा जी बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं अपनी चाय खुद बना के, ये नहीं कि उठ के उनको चाय बना के दे दूँ। तेरी बुआ, हाँ, अपनी नौकरी का अकड़ मारती है, पैसे कमाती है, तो अपनी ऐसी डोमिनेटिंग है सबको, हर किसी को ये जज करेंगी। वहाँ से आप समझ जाओगे कि इनके अंदर हर फीमेल के लिए जेलसी है। एक औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है, एक औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, एक अंदर स्ट्रेंज डार्कनेस है, वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। जो लेडी अपनी डेप्थ के टच में है वो तो अपना ये वुमेनहुड का सर्कल कंप्लीट करके शायद अपने कुछ अंदर के लेयर्स अनफोल्ड करेगी, लेकिन जो बाकी इतनी गहराई में नहीं जा पाती हैं तो वो ये वाले शॉल ओढ़ लेती हैं, कहीं जेलसी का, कहीं कंपैरिजन का, मैनिपुलेशन का, वो फिर बहुत ज़्यादा जहर अपनी ज़िंदगी में भी घोलने लगती हैं और बाकियों की ज़िंदगी में भी घोलने लगती हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर इस तरह का आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ लास्ट वीडियो से, तो मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी जहाँ मैं आपको ये बताऊँगी कि आखिर एक माँ ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है हमारी ज़िंदगी में। एक माँ क्यों हो जाती है टॉक्सिक, एक माँ क्यों बन जाती है नार्सिसिस्ट, इसको मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊँगी और आपको समझ भी आएगा। और इसका पर्पज़ सिर्फ ये नहीं, मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रही कि वो लेडी ऐसी है, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं पैटर्न्स को समझने की कि हम उन्हें रिपीट नहीं करें, क्योंकि हम में से बहुत सारी लेडीज़ शायद आज जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न रिपीट कर रही हैं। ऐसी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी खुद को समझने में कि हम सेम जहर वाला
साइकिल रिपीट ना करें, हम वो टॉक्सिसिटी, वो मैनिपुलेशन अपने परिवार में नहीं फैलाएं। तो जो लोग यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने इस हद तक यहाँ तक सुना है मुझे, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको वो डिटेल में वीडियो चाहिए कि आखिर एक माँ ऐसी बन क्यों गई, क्या हुआ कि इतनी टॉक्सिसिटी उसके अंदर आ गई। मैं ज़रूर उस पर डिटेल में वीडियो लाऊंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। किन पॉइंट से रिलेट कर पाए हो बताना मुझे। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए।